नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स में। लोगों को रोमांच हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है, खास तौर पर फिल्मों में दिखाया जाने वाला रोमांच। कुछ लोग उन्हें अपने रियल लाइफ में भी दोहराने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में तो फिल्में मनोरंजन का जरिया होता है, लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं और फिल्मों को आधार बनाकर अपनी रियल लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि फिर उनकी जिंदगी भी एक फिल्म बनकर रह जाती है। जैसे कि बॉलीवुड की हिट फिल्म धूम ज्यादातर लोगों ने देखी होगी दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों ने इस फिल्म को इस कदर कॉपी करने की कोशिश की कि आज वो लोग जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे हैं। ऐसी ही एक हॉलीवुड फिल्म है द बैंक जॉब, जिसमें 1971 में 11 सितंबर की रात को लंदन की बेकर स्ट्रीट में स्थित बैंक को लूटने में बैंक रॉबरी को इस कदर अंजाम दिया गया कि चोरी किया गया सामान कभी बरामद ही नहीं हो सका। ऐसी ही हैरत और रोमांच भरी रियल स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हैरत अंगेज कहानी पर। तो दोस्तों, दिल, दिमाग और मोबाइल थाम के बैठिए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों हरियाणा के सोनीपत जिले से, जहां एक छोटे से नगर में इस बड़ी सी लूट की नींव तैयार की गई थी। जैसा कि लोगों का माइंडसेट है कि छोटे शहरों में बड़ी वारदातों का होना और उसमें बड़े गिरोह या बड़े डॉन का होना तय है, लेकिन इस वारदात में ना तो कोई बड़े गिरोह का हाथ है और ना ही किसी बड़े डॉन का। तो आखिर किसने किया इस वारदात को, किसने दिया अंजाम, आइए जानते हैं दोस्तों। तो ये है देश की सबसे बड़ी बैंक की सबसे बड़ी लूट, जिसकी नींव हरियाणा के सोनीपत के गुहाना में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में रखी गई थी। लोग गुहाना को उसकी बड़ी जलेबियों के कारण जानते हैं, क्योंकि वहाँ की जलेबी बहुत फेमस है और बहुत बड़ी, तो दूर दूर से लोग खाने को आते हैं, इसलिए गुहाना को लोग जानते हैं। लेकिन जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद गुहाना को लोग बैंक डकैती के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों, दिन था 27 अक्टूबर 2014, मंडे का दिन था। हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन, सब लोग दिल्ली की तरह अपने अपने काम पे निकल गए। जैसे कि बैंक का मैनेजर देवेंद्र मलिक भी अपने घर से बैंक के लिए रवाना हो गए। सब बैंक के कर्मचारी हमेशा की तरह बैंक में 9:30 बजे को अपने काम पर लग गए थे। देवेंद्र मलिक भी बैंक में पहुंच गए, सबसे हाई हेलो करके अपनी केबिन में गए। फिर दिल्ली की तरह ही लॉकर और कैश चेक करने के लिए लॉकर रूम में देवेंद्र मलिक गए थे। देवेंद्र मलिक लॉकर और कैश की जगह पहुंचे। उधर पहली नजर पड़ते ही देवेंद्र के होश उड़ गए। वो हैरानी और अचंभे से भर गए। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। उन्होंने फिर से लॉकर रूम की तरफ देखा तो सारे लॉकर टूटे हुए थे, जमीन पर कागज ही कागज गिरे हुए थे। ये सोच के देवेंद्र और स्तब्ध रह गया, क्योंकि शनिवार को देवेंद्र ने ही अपने हाथों से ये सब लॉकर बंद किए थे। उन्होंने देखा कि बाहर से तो कोई चोरी का निशान भी नहीं था, फिर भी सारे लॉकर कैसे टूटे हुए हैं, वो भी सोने चांदी जवाहरातों से भरे लॉकर। तब अचानक देवेंद्र जल्दी से बाहर आकर सबको बताते हैं। पूरा स्टाफ ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। इससे पहले कि देर हो जाए, तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। सब आपस में देख रहे थे एक दूसरे को। फिर देवेंद्र एक बार फिर लॉकर रूम की तरफ बढ़ते हैं। उसकी नजर नीचे की ओर पड़ती है और उन्हें लगता है यहाँ कोई गड्ढा है। वो हैरान थे कि लॉकर के नीचे गड्ढा कैसे हो गया। देखते हैं तो पता चलता है कि ये गड्ढा नहीं बल्कि एक सुरंग है, और इसी सुरंग से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और लॉकर रूम की तरफ जाती है। पुलिस में सुरंग में जाने से पहले बैंक स्टाफ को पूछा और टोटल कितने लॉकर है, कितने तोड़े गए, सबकी डिटेल निकालने को कहा। तब देवेंद्र स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ सारा कैश रखा हुआ था। मैनेजर ने देखा और चैन की सांस ली, क्योंकि ये रूम सेफ था। चोरों ने इसको भी तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत मजबूत होने के कारण ये तोड़ नहीं पाए। रूम में मैनेजर ने सैटरडे को ही लाखों का कैश इसमें रखा था। स्टाफ की बात के बाद अब पुलिस हिसाब लगाती है कि 350 लॉकर में से 86 लॉकर तोड़े गए हैं, तो इनको तोड़ने में काफी समय लगा होगा। पुलिस ने सोचा कि शनिवार दोपहर से संडे पूरे दिन, यानी बैंक लगभग 1.5 दिन बंद रहेगा, और ये लुटेरों को अच्छी तरह से पता था। पुलिस ने इतनी बड़ी लूट को देख के पहला शक तो बैंक के ग्राहक पे किया, जो बैंक में रेगुलर आता जाता। फिर दूसरा शक बैंक के स्टाफ पे, क्योंकि इस तरह सुरंग बना के सटीक जगह आने की डिटेल तो कोई अंदर का आदमी ही दे सकता है।
पुलिस ने स्टाफ को बैंक से बाहर जाने से मना कर दिया। उनकी मोबाइल डिटेल, सैटरडे दोपहर से मंडे तक वो कहाँ गए, सब बात पर छानबीन करने में लग गए। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक में इतनी बड़ी डकैती हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। सब कस्टमर बाहर लाइन लगा के खड़े थे, जिन्होंने सालों की जमा पूंजी यहाँ बचा के रखी थी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं किसका क्या लूटा गया है। पुलिस ने बैंक स्टाफ से लूटे गए सामान का हिसाब लगाने को कहा और उधर पुलिस ने लुटेरों को ढूंढने के लिए अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। सारे आजू बाजू के सीसीटीवी, शॉप, रेडी वाले, उस लोकेशन के आजू बाजू की कॉल डिटेल सब निकालने में लग गए। बैंक स्टाफ ने जब हिसाब लगा के पुलिस को दिया तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या बताया बैंक स्टाफ ने, आइए जानते हैं। स्टाफ ने डरते डरते बोला, सर लगभग 100 करोड़ की अमानत इन 86 लॉकरों में थी जो लुटेरे लेकर भाग गए। धीरे धीरे सारे लॉकर के मालिक, मीडिया सब पहुंच गए। देवेंद्र के चेहरे पे उदासी और घबराहट बढ़ गई थी, क्योंकि 100 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है दोस्तों। मीडिया से वारदात पूरे देश में पहुंच गई। ये बात हर गली, हर नुक्कड़, हर ठेले पे चल रही थी कि पंजाब नेशनल बैंक में 100 करोड़ की लूट हो गई। पुलिस ने लॉकर रूम से फिंगरप्रिंट लिए, फिर सुरंग में 2 सदस्य उतारे। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च के जलाने से और सारे से आगे बढ़ते गए। पुलिस को समझ आ गया कि सुरंग 2.5 फीट चौड़ी थी, तो इसमें एक आदमी आराम से सामान बोरी में बाहर लेके जा सकता है। सुरंग के बीच में काफी तार और पाइप थे जो एकदम सही थे। इससे पुलिस को समझ आ गया कि इसमें किसी गिरोह का हाथ है या सुरंग किसी एक्सपर्ट ने ही खोदी है। पुलिस को यह भी समझ आ गया कि ये काम एक दिन का नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया है। जब पुलिस सुरंग से बाहर निकली तो उनके फिर से एक बार होश उड़ गए, क्योंकि सुरंग का दूसरा सिरा 100 कदम दूर एक बंद पड़े घर में खुला। इसी बीच शहर के डीजीपी ने लुटेरों को ढूंढने के लिए 10 लाख के इनाम की घोषणा कर दी। जैसे ही 10 लाख इनाम की घोषणा हुई, सब में खलबली मच गई, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि 10 लाख रुपए मुझे ना मिले। लेकिन शाम तक किसी का कोई कॉल, किसी का कोई मैसेज, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पुलिस ने भी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है दोस्तों। तभी अचानक पुलिस के फोन की घंटी बजती है और एक अनजान व्यक्ति बोलता है। वो बोलता है कि वो बैंक लुटेरों को जानता है, और उस अनजान आदमी ने लुटेरों की बैंक लूटने की बात भी सुनी थी। उसने ये भी बताया कि वो लुटेरे कल शाम को उसके सामने ही बैठे थे, और वह ये भी जानता है कि इस वक्त लुटेरे कहाँ मिलेंगे। फिर उसने बताया यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कटवल गांव में 2 लुटेरे हैं जो इस लूट में शामिल है। पुलिस को यकीन नहीं था, लेकिन पुलिस के पास कोई रास्ता भी नहीं था। पुलिस ने बिना देर किए हुए एक टीम को कटवाल के लिए रवाना कर दिया। पुलिस को उन दोनों लुटेरों को ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जिस अनजान व्यक्ति का कॉल आया था उसने उनका एड्रेस तक बता दिया था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वो लुटेरे भागने की फिराक में ही थे, लेकिन पुलिस ने उनको धर दबोचा। दोनों को सोनीपत लाया गया, लेकिन दोनों लुटेरों ने कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस ने मारपीट शुरू की, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे थे। आखिर पुलिस ने 3D टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपना गुनाह कबूला और लूट में शामिल होने की बात बताई। उनके पास पूरा चोरी किया हुआ सामान तो नहीं मिला, लेकिन कुछ सामान मिला जो कटवल गांव में ईंट के भट्टे के नीचे छुपाया हुआ था। पुलिस फिर एक टीम को कटवाल भेजती है, जिस एड्रेस पे जहां उन्होंने बताया कि वहां पे हमने सामान रखा है। पुलिस को 8-10 किलो सामान और कुछ कैश बरामद होता है वहां से। पुलिस वापस आती है और ये जानकारी मीडिया को देती है, और ये बात देश में फैल गई कि पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ लिया है और इतना सामान। सब लोग पुलिस की तारीफ करने लगे, और क्यों नहीं की जाए, क्योंकि इतना जल्दी। लेकिन लॉकर मालिक काफी परेशान थे और पुलिस पर दबाव डाल रहे थे। ये बात हरियाणा के सीएम खट्टर साहब तक भी पहुंच जाती है। अब पुलिस का आगे का टारगेट था मेन गुनहगार को पकड़ना। पुलिस ने उन दोनों लुटेरों को फिर से टॉर्चर करना स्टार्ट किया। अब पुलिस का आगे का टारगेट था मेन गुनहगार को पकड़ना। पुलिस ने उन दोनों लुटेरों को फिर से टॉर्चर करना शुरू किया, और उस टॉर्चर में जो उन्होंने बताया, पुलिस का फिर से एक बार होश उड़ गया। आखिर क्या बताया उन दोनों लुटेरों ने? उन दोनों लुटेरों ने बताया कि इस लूट में 3 जने और भी है। एक इसी गांव का था और 2 उनके ही रिलेटिव है। उन्होंने ये भी बताया कि वो खाली मकान क्यों यूज किया। अब पुलिस उन 3 लुटेरों को ढूंढने में लग गई।
आजू बाजू सब जगह इंक्वायरी करते, जो जो सुराग मिलता पुलिस उसके पीछे पीछे जाती। तभी पुलिस को एक लुटेरे की बॉडी उसी की गाड़ी में मिलती है। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये बैंक लूट का मास्टरमाइंड महिपाल था, जिसने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया। अब पुलिस के सामने मुसीबत ये खड़ी हो गई कि लूट का मास्टरमाइंड ही मारा गया या उसने सुसाइड कर लिया। अब इस बात पर मीडिया पुलिस को ही कटघरे में खड़े कर देती है, लेकिन पुलिस ये परवाह किए बिना अपने काम पर लग जाती है। फिर पुलिस की दर दबड़ में बाकी दोनों लुटेरे भी हाथ लग जाते हैं। अब पुलिस ने ये जानकारी हासिल करने में लग गए कि इतनी बड़ी लूट को अंजाम कैसे दिया गया, क्योंकि 5 लुटेरों तो मिल चुके थे। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि महिपाल जो इस लूट का मास्टरमाइंड था वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और वो खाली मकान भी महिपाल का ही था। इस मकान को इसलिए चुना गया क्योंकि वो काफ़ी सालों से बंद था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। बाकी चारों को महिपाल ने ही पैसों का लालच दिया था, इतनी बड़ी लूट होने वाली है और सबको इतने बड़े पैसे मिलने वाले हैं। महिपाल ने इस लूट के कड़े नियम भी बनाए थे। लगभग 2 महीने की कोशिश और कड़ी मशक्कत के बाद इस लूट को अंजाम दिया, तब तक किसी को भनक तक न लगी। बदमाशों ने ये कबूल किया कि लूट के बाद उन्होंने खुदाई और अदर मटेरियल जो खुदाई में इस्तेमाल हुआ वो सब जला दिया, जो पुलिस को बाद में मिला भी था। पुलिस ने सारा माल पकड़कर अब ग्राहकों को पाई पाई हिसाब देने का निश्चय किया। इसलिए पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का सोचा और सब मीडिया को बुलाने का सोचा, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लूटा हुआ सामान बता सके और उनको पाई पाई का हिसाब दे सके तथा सबको ये बता सके कि इतनी बड़ी लूट को अंजाम कैसे दिया गया। दोस्तों, क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।